Dear students, very good morning to you all. Hope बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे। और बेटा हम चलते हैं कि जो हमारा लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको बेटा जो पिछला वीडियो था उसको अगर रिकैप करके आपको बताऊं तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बोला था कि कैसे करके हम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, कैसे करके हम ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं और कैसे करके हम क्या करते हैं ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं पीरियड की अगर मैं बात करता हूं कि भाई कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा तो हम क्या करते हैं कि जो n है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जो मैक्सिमम बनती है उससे हम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं ब्लॉक की अगर बात करता हूं तो ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो लास्ट नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा, लास्ट नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल के अंदर वो एंटर करता है, उससे ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। और ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो ग्रुप नंबर 1 तो NS1, ग्रुप नंबर 2 तो NS2, ये आपको कंसेप्ट दिया था, ये आया था बेटा S ब्लॉक के अंदर। अगर P ब्लॉक की अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 10 हो गया और 10 प्लस जो NS वाले इलेक्ट्रॉन हैं प्लस जो NP वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा आपका P ब्लॉक के अंदर उसका ग्रुप आ जाएगा। D ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो N-1D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और NS वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जो D ब्लॉक है उसके अंदर का जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप आपके पास आ जाएगा। अगर F ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो F ब्लॉक के अंदर आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई इनका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर इनका 3rd होता है, इनका ब्लॉक F हो गया। और इनके अंदर पीरियड की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहाँ पे लेंथेनॉइड बनते हैं तो 6th नंबर का पीरियड बनता है। अगर एक्टिनॉइड की अगर मैं बात करूं तो 7th नंबर का क्या बनता है, पीरियड बनता है। तो ये बेटा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने सारा आपको बताया था, रिकैप करके मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास कैसे करके आपने ये फाइंड आउट किया। लेट अस मूव। आज करते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, एंड दिस वन इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। सो लेट अस मूव। हम चलेंगे टू वॉट द टर्म पीरियोडिसिटी। नाउ आ जाए बेटा हमारे पास पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है बेटा। तो लेट अस मूव। सबसे पहले डिफाइन करते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है बेटा। यहां मैं एक बार लिख देता हूं, द रिकरेंस of similar properties of elements after certain interval of time with the increasing order of atomic number is called periodicity। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया। What is periodicity? How to define the concept? The recurrence of similar properties of elements after certain interval of time with increasing order of atomic number is called periodicity। बहुत क्लियर है बेटा, करना ऐसे नोट करना।
ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एलिमेंट को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ लिखा है बेटा लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। ठीक है बेटा। और लिथियम के बाद या नियोन के बाद यहाँ जो एलिमेंट मैंने लिखा जिसमें सोडियम, या सोडियम के बाद इधर मैं मैग्नीशियम को लिख दूं, मैग्नीशियम के बाद यहाँ एल्यूमिनियम लिख दूं, यहाँ सिलिकॉन लिख दूं, यहाँ फॉस्फोरस लिख दूं, यहाँ सल्फर लिख दूं, यहाँ क्लोरीन लिख दूं, यहाँ आर्गन लिख दूं, इधर मैं पोटाशियम लिख दूं, एंड सो ऑन। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीरियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। यहाँ एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है बेटा। इतना तो कम से कम ये बेसिक चीजें हैं, सभी बच्चों को ध्यान में रहनी चाहिए। मान लो हम यहाँ पे चलते हैं, और अगर आपको याद होगा ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, और ग्रुप नंबर के 1 के अंदर मैंने आपको मैजिक नंबर दिया था कि इसमें क्या करते हैं 8, 8, 18, 18 और 32, यहाँ से इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आप ऐड कर सकते हैं। 8, ये 8 हो गया, 3, 8 और 3 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया 19, और 19 और 18 कितना हो गया 9, 8, 17, मतलब ये बन जाएगा आपका 37, 18, 8, 7, 15, मतलब कितना हो गया, ये बन जाएगा आपका 55 बनेगा, और 5 और 2, 7, मतलब कितना बनेगा 87। क्या देख रहे हैं बेटा हम कि एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे कि लिथियम से आप कहां तक ट्रैवल किया आपने बेटा, नियोन तक। नियोन तक ट्रैवल करने के बाद फिर दोबारा जब आप इस सोडियम में आए, तो इस सोडियम की अगर मैं बात करूं, इस लिथियम की अगर मैं बात करूं, या यहां से सोडियम के बाद जब आप आर्गन में गए, आर्गन के बाद कम बैक करके आप सोडियम के अंदर आए, पोटाशियम के अंदर आए, देन रुबेडियम, देन सीरियम, देन फ्रेंशियम, या यहाँ आप ऊपर हीलियम था, यहाँ नियॉन आर्गन, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। हम ऐसे करके इनको लिख रहे थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 18 हो गया, ये 36 हो गया, ये 54 हो गया, ये 86 हो गया। ये सभी बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए। हो क्या रहा है, अगर आप लिथियम को लिखते हैं तो लिथियम को कितना लिख रहे हैं बेटा आप, 3 को कितना लिख रहे हैं, दिस वन 2 and 1 लिख रहे हैं। अगर आप सोडियम को लिखते हैं 11 को, तो सोडियम को कैसा लिखा बेटा आपने 2, 8 और 1। मतलब अगर आप ग्रुप 1 की अगर बात करें तो इन सब के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दे ऑल कंसिस्ट ओनली 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जब आप उस एलिमेंट के पास आ रहे हैं तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, जैसे कि उसके ऊपर वाले एलिमेंट के पास था। मतलब सीधे सीधे हम ये बोलेंगे कि एक ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी सारे एलिमेंट्स बनते हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनता है, सेम बनता है। यहां अगर मैं लिखूं लाइक दिस वन, लिथियम हो गया, लिथियम को लिखा 1s2 हो गया, 2s1 हो गया। इसके बाद सोडियम की अगर मैं बात करूं 3 के बाद ये 11 हो गया, यहां लिखूंगा 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, एंड 2p6 हो गया, एंड 3s1 हो गया। या इसकी जगह पे अगर बेटा मैं यहाँ हीलियम लिख दूं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी जगह अगर बेटा मैं नियोन लिख दूं, ठीक है, या लिथियम सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये आपका 19 हो गया, ये 37 हो गया, 55 हो गया, 87 हो गया। क्या लिखा, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, यहाँ आएगा आर्गन, फिर आएगा क्रिप्टन, फिर आएगा जिनॉन, फिर आएगा जिनॉन के बाद यहाँ आ जाएगा दिसवन रेडॉन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ कितना आया 3s1, यहाँ आएगा 4s1, यहाँ आएगा 4s1 के बाद यहाँ जाएगा 5s1, यहाँ जाएगा 6s1, यहाँ जाएगा 7s1। देखो आप, मतलब अगर ये कितना था 2 था, ये 10 था, ये 18, ये 36 हो गया, ये 54 हो गया, ये 86 हो गया, 86 + 1 87, 54 55, 36 37, 18 19, 10 11 या 2 1 3। हम क्या देख रहे हैं,
व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने क्या देखा कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जब हम यहाँ ट्रेवल करके यहाँ आए और इन एलिमेंट में आप आ रहे हैं, दे ऑल हैव, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम बन रहा है, दे ऑल हैव ns1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनता है ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ns1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और अगर ns1 इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा है तो इस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण ही यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर क्या आती है, सिमिलैरिटी आती है। कैसे करके? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी, एंड द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इंटरवल टाइम के बाद जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो रिपीटिशन है, दिस इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। तो अगर मैं यहाँ कॉज लिखूं बेटा, इसका यहाँ लिखेंगे बेटा ये नोट कर देंगे आप, cause the repetition of similar electronic configuration after certain interval of time is the cause of periodicity, is the cause of the periodicity। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये पीरियोडिसिटी का कॉज है और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था वो आपको लिख देना था, ठीक है। या मैं इसमें एक एग्जांपल आपको और दे सकता हूं, जैसे मान लो मैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करता हूं, कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को लेते हैं, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए 17 ग्रुप मतलब इसमें आ गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटाइन, ठीक है। अब अगर 17 ग्रुप के एलिमेंट की अगर मैं आपको बात करूं, इसका मैजिक नंबर भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 9 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और 18 कितना हो गया आपका 815, 35 हो गया, और 8 और 5 13 कितना हो जाएगा 53 होगा बेटा, दिस इज अ मैजिक नंबर। और 32 3 और 2 5 मतलब कितना हो गया, दिस वन 85, दिस इज द मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर आ गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको लिखना है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पहले सिखा रखा है। अगर 17 ग्रुप है तो NS2 और NP5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 17 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, NS2 NP5 बनेगा। तो भाई आप क्या करेंगे, नोबल गैस का यूज करो, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया। बेटा आप ऐसे करके ड्रॉ करेंगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इनका एटॉमिक नंबर याद है हमें, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 36 हो गया, ये 54 54 हो गया। जितना बार बार लिखो ना उतना आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है। हमें भी अगर ये याद हो रहा है, मान लो याद है, तो क्यों याद है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो गया है। तो सेम थिंग अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो ये हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। क्या लिखा बेटा आपने, अब NS2 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2S2 हो गया, और 2P कितना हो गया 5 हो गया। देखो 2 2 4 5 4 9 हो गया। 2P के बाद 2S के बाद आएगा 3S हो गया और 3P5। अब आएगा 4S, फिर आएगा 4P5, यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे 4S से पहले हमेशा 3D10 लिखा जाता है। अगर आप 3D10 नहीं लिखेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। देखो आप 18 तो 20 और 5 25, यहाँ पे कितना 35 है, 35 है यहाँ पे। दैट्स वाई इट मस्ट यू हैव टू ऐड 4S से पहले 3D को लिखा जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ 5S2 आ गया, 5P5 आ गया। 5S से पहले क्या आ जाएगा बेटा, दिस वन 4D10 आएगा।
ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब 36, 46, 48 और 5 कितना हो गया 53। अगर यहाँ लिखेंगे 6s2 हो गया, 6p कितना हो गया 5 हो गया, 6s से पहले 5d10, 5d10 से पहले 4f14 आता है। देखो इसको फाइंड आउट करो, 85 आ रहा नहीं आ रहा, 54, 58, 68, 78, 78 जो 80 और 85। ठीक है बेटा, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं है, हमारा कंसेप्ट ये है यहाँ पे कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्टेन इंटरवल के बाद या जो ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्लोरीन के बाद जब क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन आया, दे ऑल हैव 2p5, 3p5, 4p5, ठीक है, या s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर बन रहा है। ध्यान देंगे आउटर ये डी वाला नहीं, आउटर केवल NH2NP है, तो ये वाला NH2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द 17th ग्रुप। तो ये था बेटा हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या नाम दिया, पीरियोडिसिटी, एंड व्हाट आर द या व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। नोट करो बेटे से आप। ठीक है बेटा, कर दिया नोट। अब चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो और भी मजेदार कंसेप्ट है। ध्यान देंगे आप, और ये समझो आप कि वो कंसेप्ट अगर आपने नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उस कंसेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। सो लेट अस मूव, हम चलते हैं। बहुत मन लगा करके आपको ध्यान देना चाहिए। और बेटा जो कंसेप्ट हमारे पास है, दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट बहुत मजेदार है। जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उतना ही आपको यहां पे ध्यान भी देना है। क्या चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कंसेप्ट को समझो आप कि जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम बनाता हूं लाइक दिस वन, कि ये एक न्यूक्लियस है और दिस वन एक शेल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, दिस वन न्यूक्लियस और ये क्या है, दिस वन इलेक्ट्रॉन। इसे मैं लिखूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक तो बेटा ये कंसेप्ट आया हमारे पास, हाँ, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके कारण होगा, द चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन इज नथिंग, मतलब दिस वन एटॉमिक नंबर, और जिससे कि हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, बाई जेड। ठीक है बेटा, जेड के द्वारा आप इसे क्या करते हैं, डिनोट कर दिए। चार्ज भी दिखा रहे हैं आप, जेड इंटू ई भी आप इसे लिख सकते हैं। ई का मतलब हो गया जो चार्ज है यहाँ पे, प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, दिस वन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं,
क्या चेंज कर रहा हूं? अगेन लाइक दिस वन कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये ड्रॉ कर रहा हूं एक, ये दूसरा ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने। यहां बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां पे, यहां भी मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं लाइक दिस वन। यहां मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका नाम अगर मैं लिखूं, ये यहां नीचे लिख देता हूं, चलो यहां लिखूंगा बेटा दिस वन nth शेल, इसे लिखूंगा n-1 शेल, और इसे लिखेंगे बेटा n-2 शेल। ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया। यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं यहां तक। यहां लिखेंगे बेटा दिस वन, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज है प्रोटॉन के कारण। दिस वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में इसका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर जो बराबर कितना हो गया Z, जो कि प्रोटॉन को डिनोट करता है। इसके बाद यहां लिखेंगे बेटा दिस वन, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है दिस वन टेस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां से एक लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं इन दिस वे, यहां से ये ड्रॉ किया, यहां से इसे ड्रॉ कर दिया। चाहो तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां और बना लेता हूं, एक और यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां लिखेंगे बेटा ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इनके बीच में लगेगा बेटा दिस वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां लिखेंगे बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये हो गया रेदर देन, इसको यहां न लिख करके ये लिखूंगा बेटा लाइक दिस वन, ये ऐसे करके यहां ये जो आ रहा है, ये जो बन रहा है, यहां लिखिए बेटा दिस वन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। यहां इन दोनों के बीच में यहां फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन इन दोनों के बीच। यहां क्या बताया? फोर्स ऑफ रिपल्शन बता दिया। इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि इसका भी इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका भी है, इसका भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ डिफरेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम कैसे करके समझते हैं, आप नोट करो इससे पहले, फिर इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, कर दिया नोट। अब ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कैसे करके इस कंसेप्ट को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे हो क्या रहा है
हमने कंसेप्ट को डिफाइन करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, हम समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा था इसका नाम है दिस वन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद जो शेल है उस शेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, दिस ऑर्बिट, ये हमारे पास एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास शेल है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में केवल और केवल क्या है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दे डोंट हैव एनी इनर इलेक्ट्रॉन्स। If there is absence of inner electrons, then we can say that there is force of attraction between a nucleus and the electron in this shell. इस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ चेंज हो गया बेटा, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, दीज आर इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने आप में किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसे नाम दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे नाम दिया। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन। और अगर ये रिपेल कर रहे हैं, ध्यान देंगे, अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर 10 का पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं, लाइक दिस वन। कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा, 10 प्रोटॉन्स हैं। ध्यान से सुनो कंसेप्ट को। अगर यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये जो 10 प्रोटॉन्स हैं, ये 10 प्रोटॉन्स पूरे फोर्स के साथ में इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कंसेप्ट क्या चीज है, यहां जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से जुड़ने से रोक रहे हैं। कैसे करके रोक रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स सारे बड़े पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रेदर देन अपने आप चाहेगा कि मैं न्यूक्लियस से जुड़ूं, इसको जुड़ने नहीं देगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या अब आप मुझे बताओ कि अगर इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये 10 प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको फील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बोलो बेटा, कैसे नो। अरे बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण मान लो कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, उस एग्जीबिशन के चारों तरफ क्राउड क्या है, उसकी चारों तरफ फैल गई है। आप देर से पहुंचे और देर से पहुंचने के बाद आपने देखा कि आप उस एग्जीबिशन को देखें, लेकिन बीच में जो क्राउड थी वो क्राउड आपको वहां देखने से रोक रही है। देखना तो आप भी चाहते हैं, आपका भी उसके लिए अट्रैक्शन है, लेकिन क्या हो जाए, क्राउड आपको धक्का मार रही है और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उस एग्जीबिशन को अगर आप बिल्कुल अकेले सिंगल रहते तब आप उसको देखते, तब की कंडीशन, और जब क्राउड ने एग्जीबिशन को घेर लिया और आप क्राउड के पीछे आ गए, क्या उस कंडीशन में आप उस एग्जीबिशन को देख पाएंगे? यस एंड नो, बहुत क्लियरली नहीं देख पाएंगे। या तो आप ऐसा करके देखेंगे या किसी के पीछे से देखने की कोशिश करेंगे, ये वो वाली कंडीशन बन गई। सेम थिंग कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से पूरे इस 10 प्रोटॉन के चार्ज से, 10 हो, 20 हो, 40 हो, कोई भी इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसके चार्ज को ये पूरा का पूरा फील नहीं कर रहा है। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो इस न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील नहीं किया जा रहा है। दिस वन इज कॉल्ड, यही अपने आप में किसके नाम से जाना जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जाना जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने आप में क्या है, दिस वन इज रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। अरे इसके लिए रिड्यूस हो जाए, 10 प्रोटॉन का चार्ज अब ये फील नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे।
और बाकी के जो इसके अंदर के प्रोटॉन्स होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रिपल्शन को क्रिएट कर रहे थे उसको न्यूट्रल करने में चले जाएंगे। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा चार्ज फील नहीं करेगा, इसलिए जितना चार्ज इसने फील करना था उससे कम चार्ज को ये फील कर रहा है। दैट्स वाई जो चार्ज कम हो गया, चार्ज कौन सा कम हुआ? न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड द न्यूक्लियर चार्ज which is experienced by the टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है उस चार्ज को ही क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा? द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज और द चार्ज which is experienced by the test electron is called effective nuclear charge। क्या लिखा? कि द reduced nuclear charge or the charge which is experienced by the test electron or valence electron is called effective nuclear charge। जो चार्ज टेस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्चुअल में फिल किया जाता है, this one is called effective nuclear charge। The actual charge which is experienced by the test electron is called effective nuclear charge। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर मैं डिनोट करूं बेटा तो इसको हम Z लिख देते हैं, EF लिख दिया, जो बराबर बनता है बेटा दिस वन Z माइनस सिग्मा। ऐसे करके आप इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनो, दिस वन क्या बोला बेटा मैंने? यहाँ ZEF लिखा, क्या ये इस प्रोटॉन के ऊपर जो ये न्यूक्लियर चार्ज है इसके जैसा है? नहीं है, इसमें से कुछ कम हो गया। इसमें से कम क्या हुआ? ये Z क्या चीज है? थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। Z बराबर लिखेंगे बेटा, Z बराबर आ गया बेटा दिस वन एटॉमिक नंबर, और जिससे आप क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो है। और यहाँ पे दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा, और सिग्मा बोला जाता है बेटा दिस वन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या लिखा है बेटा हमने? दिस वन स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसे लिख दिया है, ठीक है बेटा? दिस वन स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या इसे हम लिखते हैं बेटा दिस वन स्लेटर कांस्टेंट। अच्छा, ये सिग्मा जो है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे मैं बोल रहा हूं, स्लेटर कांस्टेंट जिसे मैं बोल रहा हूं, ये भी बेटा अपने आप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये सिग्मा क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसको रिपेल कर रहे थे, इसके रिपल्शन को, इसको रिपेल करने से रोकने के लिए जो इसके अंदर के प्रोटॉन्स हैं, जिसने इनको क्या कर दिया? इन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। वो प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम कर रहा है, डोमिनेंट कौन हो रहा? प्रोटॉन हो, जिसको न्यूट्रल कर रहा है इनर इलेक्ट्रॉन्स को। दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा, जो कि अपने आप में स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है या स्लेटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इधर वी कैन से दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जेड का मतलब तो आपको पता चल गया, एटॉमिक नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। तो ये बना बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसे नोट करो आप।
अब ध्यान देंगे बेटा, अब यहां दूसरा कंसेप्ट आता है जिसे मैं नाम देता हूं, एंड दिस वन इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी बहुत मजेदार कंसेप्ट है और यहीं लिख देता हूं मैं, यहीं से इसको डिफाइन कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कैसे करके इसको डिफाइन किया जाता है। यहां लिखेंगे द इफेक्ट, वो इफेक्ट विच repel the outermost or test electron from the full charge of nucleus। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला गया कि द इफेक्ट विच रिपेल द आउटर मोस्ट और टेस्ट इलेक्ट्रॉन, या विच रिपेल की जगह पे मैं लिख दूंगा विच शील्ड द, या शील्ड की जगह पे लिख सकता हूं विच स्क्रीन द। ठीक है बेटा, विच स्क्रीन द, विच शील्ड द, विच रिपेल द आउटर मोस्ट और टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। दिस वन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है, लाइक दिस वन। अभी बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई कांटेक्ट आपके साथ में है, लेकिन अगर यहां बीच में अगर कोई स्क्रीन आ जाए तो क्या कोई आई कांटेक्ट बन पाएगा? कोई आई कांटेक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आप स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक स्क्रीन आ गई है, जिसके कारण जो मेरा आपके साथ में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन था वो रुक गया है। सेम थिंग कि भाई ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, या इसके लिए एक स्क्रीन का काम करते हैं, जिसके कारण ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को फील नहीं कर पाता है। थोड़ा यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी मैं ऐड कर दूं, एक्सेप्ट विच रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन, जो किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा दिया जाता है, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि शील्ड बीच में बन गई है, एक ऐसे शील्ड बन गई है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से नहीं जुड़ पा रहा है, या ये इनर इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, या बीच में एक स्क्रीन आ गई है, या ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सीधा सा कंसेप्ट आ गया समझ में? ये वही कंसेप्ट आ गया एग्जीबिशन वाला, कि बीच में एग्जीबिशन लगी है, क्राउड ने आपको घेर लिया है। क्राउड अगर क्या कहते हैं, क्राउड आपसे आगे आ गई है और आप पीछे हो गए हैं, तो अगर क्राउड आपकी आगे है और बीच में एग्जीबिशन है, उस कंडीशन में आप उस एग्जीबिशन को नहीं देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं, जो क्राउड है वो आपको क्या कर रही है, धक्का मार रही है और आप पीछे जा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। सेम थिंग, मतलब वो क्राउड आपके लिए एक शील्ड के जैसे काम कर रही है। व्हाट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? ये था बेटा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ, लाइक वी हैव, अगर मान लो एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अगर मैं उनकी शेप को बेस मान करके और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ध्यान देंगे बेटा, अगर मान लो आप एस ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास लाइक दिस वन, ये हमारे पास आ गया बेटा दिस वन एस ऑर्बिटल। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल अपने आप में कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, है ना? सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। अगर मान लो पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल को आप लिखते हैं दिस वन डम्बल शेप में लिख दिया बेटा आपने। अगर मान लो डी की अगर बात करते हैं, डबल डम्बल में आपने उसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके आपने उसे ड्रॉ कर दिया बेटा, डबल डम्बल। ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया। अगर मान लो एफ ऑर्बिटल की अगर आप बात करते हैं, तो एफ ऑर्बिटल को आप क्या करते हैं, लीफ लाइक ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस वन, ये ऐसे करके बना दिया, ये बना दिया बेटा।
और ये ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसे लिखा जाता है दिस वन इज लेस डिफ्यूज्ड, दिस वन एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, दिस वन p ऑर्बिटल बन गया बेटा। नाउ दिस वन d ऑर्बिटल, ये बन गया f ऑर्बिटल बेटा। यहां पे रिस्पेक्टिवली s हो गया, p हो गया, d हो गया और f ऑर्बिटल को हमने क्या कर दिया, यहां पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा ध्यान देंगे, s ऑर्बिटल को बोला जाता है कि ये लेस डिफ्यूज है, ये लेस डिफ्यूज है, और ये इसे बोलेंगे मोर डिफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे बेटा, ये लेस डिफ्यूज हो गया और ये मोर डिफ्यूज हो गया। मान लो आप ट्रैवलिंग में हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने क्या किया कि घर से मदर ने आपको मान लो कुछ रुपये दिए कि बेटा ऐसा है आप सफर में जा रहे हैं, लेकिन इन रुपयों को आप संभाल के ले जाना, ठीक है, अपने लिए जो आपके मान लो कि बाहर स्टडी करने जाते हैं तो आपको पैसा दे दिया। अब कंसेप्ट क्या है, अगर आपने वो रुपया पकड़ करके एक ही जेब में रख दिया तो सफर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चोर मिल जाए, कोई पैसा निकालने वाला है ना, कुछ भी कर दिया, जेब काटने वाला मिल गया, तो उससे आपका रुपया एक जेब में अगर रहेगा तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर मान लो आपने क्या किया कि मान लो आपको 1000 रुपया दिया था या 2000 दिया था और वो आपने अपने अलग अलग जेब में अगर उनको रख दिया तो तब क्या होगा, उस कंडीशन में अगर कोई आपकी जेब से अगर रुपया निकालेगा भी तो एक जेब से पैसा निकाल दिया तो बाकी जेब से आपके पैसे बचे रहेंगे। सेम थिंग कि जो s ऑर्बिटल है वो लेस डिफ्यूज है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है बेटा, और जो f ऑर्बिटल है वो मोर डिफ्यूज है। मतलब अगर ये मोर डिफ्यूज है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पे बहुत सारी साइड्स ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। इस f ऑर्बिटल तो नंबर ऑफ साइड्स को क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, और जो s ऑर्बिटल है ये लेस डिफ्यूज है, ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये s ऑर्बिटल आ गया, तो s ऑर्बिटल ने इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से बिल्कुल घेर लिया है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल है, तो f ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, हम ऐसे करके ड्रॉ करें, मतलब ये साइड से प्रोवाइड करवा रहा, ये साइड से प्रोवाइड करवा रहा। दैट्स व्हाई अगर आप आगे देखें तो आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन अगर ऐसे बना दें तो अब आपको कहीं ना कहीं से आई कांटेक्ट आपको दिखेगा। क्यों, आपका अट्रैक्शन मेरे साथ में होने बैठ गया। आप समझ पा रहे हैं बेटा, ये जो साइड्स प्रोवाइड करवाई है, f ऑर्बिटल इज डिफ्यूज इन साइज, जबकि जो s ऑर्बिटल होता है वो अपने आप में कैसा होता है बेटा, लेस डिफ्यूज होता है। दैट्स व्हाई अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट बनता है या सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बनता है, उसका ऑर्डर अगर लिखेंगे बेटा तो यहां लिखेंगे बेटा, नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा बनेगा s हो गया, देन p हो गया, देन d हो गया, देन f ऑर्बिटल। ये क्या बनेगा बेटा, इसका ऑर्डर बनेगा शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, s p d n f। ये ड्रॉ करो आप फटाफट। ठीक है बेटा, अब हम ऐसा करेंगे, यहां से बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड जिसे बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे आप पीरियोडिक ट्रेंड। अब पहला नंबर लिखेंगे अलोंग द पीरियड। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड की अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे L to R, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमेशा याद रखेंगे, यहां जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमेशा क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है।
अलोंग द पीरियड, किसी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। दैट्स व्हाई हम बोलते क्या है कि साइज छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा होने के पीछे हम यही रीजन करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक, अगर मान लो ये कैसे करके आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन से मैं आपको सिखाऊंगा भी। आज इस वीडियो के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आज नहीं बताऊंगा, कैलकुलेट करना मैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। सो नाउ द सेकेंड वन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा अलोंग द ग्रुप, अगर ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, अलोंग द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं, उस कंडीशन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ये बढ़ेगा तो वो क्या होगा बेटा, घटेगा, डिक्रीजिंग या डिक्रीजेस। लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, रिमेन्स सेम, इसे सेम भी बोला जाता है बेटा, ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत ये क्या होता है, कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अब कंसेप्ट ये आता है कि सेम रहेगा तो साइज कैसे करके बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं वहां पे, ग्रुप में जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है या रिमेन्स सेम। तो ये था बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक है, वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। बहुत मजेदार कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को अगर आप बहुत चाव से अगर सुनो और पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी, और आगे जाकर के जितने हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंसेप्ट बनेंगे, इवन आगे जाकर के पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, मतलब उन सभी चीजों को सीखने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारी समझ में आना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सीधा कंसेप्ट क्या है कि जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा फुल चार्ज को क्या नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, फील करता है, जो चार्ज कम हो जाता है, दिस वन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।